ऑनलाइन बंद कीजिए। मैसेज दीजिए, वीडियो सॉल्विंग चला जाएगा। बंद किए, रिकॉर्डिंग कीजिए क्लास को। मैसेज कर दीजिए सर्वर डाउन है, रिकॉर्डिंग। एक 171 तक हो गया था। 172 172 शुरू करें क्लास। 172 है गहरा जामुनी यौगिक, जो एंटीसेप्टिक। गहरा जामुनी, तो ये तो पोटेशियम परमैंगनेट है क्या? एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटाणु को मारने वाला। कीटाणु मतलब आर्थ्रोपोड प्राणी। कीटाणु मतलब आर्थ्रोपोड प्राणी। तो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होने वाला आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट है। लाल दवा भी कहते किसको? पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। तांबा धातु के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? तांबा धातु के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो तांबा मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में प्रकृति में मौजूद है। बिल्कुल सही है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही उपयोग किया गया है। सही है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तांबा सोने की तरह पीला नहीं बल्कि लाल होता है। तांबा सोने की तरह पीला नहीं बल्कि लाल होता है। तो 3 नंबर जो है तांबे के संदर्भ में सही नहीं है। वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो वो है तांबा और दूसरा है सोना। तांबा लाल और सोना पीले रंग का होता है। निम्नलिखित में तांबा का सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को देख ही रहे। पायराइट्स। पायराइट्स लग गया, समझ जाइए वो सल्फाइड है। बाकी ये कार्बोनेट ऑक्साइड दोनों रहता है। क्यूपराइड तो ऑक्साइड अयस्क है, क्यूपराइड ऑक्साइड अयस्क है। सल्फाइड रहित अयस्कों से तांबे के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में किसका उपयोग होता है? कार्बन का। जैसे क्यूपराइड को कार्बन से रिएक्शन कर दिए, कॉपर और कार्बन मोनोक्साइड बन गया। ये कार्बन अपकारक की भूमिका में है यहां पर। सल्फाइड अयस्क अर्थात कॉपर पायराइड से तांबे का निष्कर्ष कौन बनाया है? पीडीएफ जी, हाँ पीपीटी कौन बनाया है? संतोष। उसे काहे बनवाते हैं? अच्छा। सल्फाइड अयस्क अर्थात कॉपर पायराइड से तांबे का निष्कर्षण करना कठिन है। क्यों? तो इस अयस्क में आयरन सल्फाइड मुख्य अशुद्धि के रूप में रहता है। इस अयस्क में आयरन सल्फाइड मुख्य। सल्फाइड अयस्क अर्थात कॉपर पायराइड से तांबे का निष्कर्षण करना कठिन है। तांबे का निष्कर्षण करना क्यों कठिन है? इसका कारण हम बताए थे। इसका कारण 3 कारण था और तीनों कारण है इसमें। आप देखिए, इस अयस्क में आयरन सल्फाइड मुख्य अशुद्धि के रूप में रहता है। सही है या? तांबे में लोहे की अपेक्षा गंधक से संयोग करने की प्रवृत्ति अधिक है और ऑक्सीजन के साथ संयोग करने की कम। अयस्क को हवा में गर्म करते समय कॉपर सल्फाइड की अपेक्षा आयरन सल्फाइड ही शीघ्र ऑक्साइड में परिणत हो जाता है
और कॉपर ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से अभिक्रिया कर कॉपर सल्फाइड में बदल जाता है। ये तीनों आपका असुविधा है, यानी कि तीनों दिक्कतें हैं कॉपर सल्फाइड या कॉपर पायराइड से कॉपर को निकालने में। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉपर सल्फाइड फेरस सल्फाइड के मिश्रण को कॉपर मेटे कहते हैं, बिल्कुल सही है यह। कॉपर मेटे में करीब 70% तांबा रहता है, 70% नहीं 50%। कितना? 50% तांबा रहता है। बेसिमीकरण विधि द्वारा कॉपर मेटे से तांबा प्राप्त किया जाता है, सही है। 1 और 3 क्या है? सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि कॉपर मेटे में 50% ही तांबा रहता है। कॉपर मेटे में 50% ही तांबा रहता है। अत्यंत निम्न कोटि के अयस्क जिनसे तांबे की मात्रा अत्यंत अल्प हो से तांबे का निष्कर्षण किस विधि से? निक्षालन विधि में, जिसमें नमक के साथ मिलाकर तांबा के अयस्क को गर्म करके क्यूपरिक क्लोराइड बनाया जाता है और फिर इसे लोहा से अभिक्रिया कराकर कॉपर और फेरिक क्लोराइड बना लिया जाता है। तो नमक के साथ निम्न कोटि के तांबा के अयस्क को गर्म करके तांबा प्राप्त करने की जो विधि है निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं निक्षालन को। तांबा धातु का उपयोग विद्युत सिक्का यंत्रों को बनाने में, सिक्का बर्तन के निर्माणों में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं इलेक्ट्रोटाइपिंग में, बिल्कुल सही है इनमें से सभी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हुआ निम्न कोटि के धातु पर तांबा का परत चढ़ाना। नेक्स्ट, तांबा तनु HCl तथा H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता, बिल्कुल सही है। तनु से नहीं करता है लेकिन सांद्र से करता है। सांद्र अम्ल से तांबा अभिक्रिया करता है लेकिन तनु अम्लों से तांबा अभिक्रिया नहीं करता है। दोनों कथन सही है। निर्जल कॉपर सल्फेट को जब जल में डाला जाता है, निर्जल कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु जुड़े रहते हैं कि नहीं? निर्जल का मतलब है कि उसमें जल का अणु नहीं है। निर्जल मतलब बिना जल का। तो निर्जल कॉपर सल्फेट को जब जल में डाला जाता है तो वे जल के अणुओं को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। वे जल के अणुओं को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और जल के अणुओं को ग्रहण करने के बाद इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो नीला पड़ जाता है विलयन। निम्नलिखित तांबे के यौगिकों में किसका उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में होता है? तो होता है क्यूपरिक सल्फेट। क्यूपरिक सल्फेट अभी जिसमें 5 जल के अणु जुड़े रहते, इसे नीला थोथा भी हम लोग कहते हैं। नीला थोथा या नीला कशिश के नाम से कौन जाना जाता है? कॉपर सल्फेट। तुतिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तुतिया के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सा रोग? तांबा की मात्रा में वृद्धि होने से विल्सन रोग होते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं इस रोग में, विल्सन रोग में। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल होता है। कॉपर सल्फेट यानी कि तुतिया का इस्तेमाल होता है। तांबा का शत्रु तत्व क्या है दोस्तों? गंधक है। और शत्रु तत्व क्यों है? तो हम कॉपर पायराइड से जो कॉपर निकाल रहे थे, कॉपर पायराइड से जो कॉपर निकाल लेते तो उसमें सल्फर की अधिकता के कारण ही कॉपर निकालने में दिक्कत महसूस हो रही थी। इसीलिए गंधक या सल्फर, गंधक को सल्फर भी कहते हैं, गंधक सल्फर एक ही बात है। तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट। और इससे कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं? 5 जल के अणु जुड़े हुए। कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं? 5। कैलोरीमीटर तथा तारित चालक दोनों बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तांबा। क्योंकि चांदी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, चांदी के बाद सबसे बड़ा विद्युत का सुचालक धातु कौन है? तांबा है।
निम्नलिखित में कौन एक जस्ते का अयस्क नहीं है? जस्ते का अयस्क नहीं है। टेनोराइट जस्ते का अयस्क नहीं है। टेनोराइट, बिलेमाइट, केलेमाइन, हेमीमोरफाइट तांबे का जस्ते का अयस्क है, लेकिन टेनोराइट जो है टीन यानी कि एस्टेनस का अयस्क है। टीन यानी कि एस्टेनस का अयस्क है। क्लियर हो गया? सॉरी, टेनोराइट टीन का नहीं, टेनोराइट कॉपर का ही अयस्क है। टेनोराइट किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है, टीन का अयस्क नहीं है। टेनोराइट कॉपर का अयस्क है। Cu इसको बोलते हैं क्यूपराइट। क्या पढ़ते हैं? क्यूपराइट। और उसको पढ़ते हैं टेनोराइट। तो टेनोराइट टीन का नहीं, तांबे का है, तांबे का अयस्क है। निम्नलिखित में किन दो प्रमुख अयस्कों से जस्ते का निष्कर्षण किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। सर्प विष में सर्प विष में कितनी मात्रा में जस्ता उपस्थित रहता है? तो 0.1 से 0.6%। 0.1 से 0.6% सांप के विष में आपको जस्ता उपस्थित रहता है। मलहम क्रीम बनाने में फिलोसफर उल का इस्तेमाल किया जाता है। और फिलोसफर उल किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। फिलोसफर उल किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? लिथोपोन को देखिए। लिथोपोन में जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट होता है। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को लेथोपोन कहते हैं। लेथोपोन ही आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है दोस्तों। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन का लेप लगाया जाता है। जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन का लेप लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक स्फुरदीप्ति जिंक सल्फाइड का बनाया जाता है? कभी कभी पूछता है कि स्फुरदीप्ति पर्दा किससे बनाया जाता है? स्फुरदीप्ति पर्दा भी किसका बनाया जाता है? जिंक सल्फाइड का बनाया जाता है। सफेद कशिश का रासायनिक सूत्र होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इसको कहते हैं हरा कशिश। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? हरा कशिश कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहते हैं। जिंक सल्फेट को सफ़ेद कशिश कहते हैं। इसको इप्सम साल्ट कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहते हैं? इप्सम साल्ट कहते हैं। क्वेश्चन हो गया था मैग्नीशियम वाले में। जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट को मिश्रण को लिथोपोन कहते हैं पेंट बनाने में। ठीक है, रंगाई के लिए जो पेंट बनता है उसमें व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है लिथोपोन का। चूहा विष के रूप में, कृदंकनाशी चूहा विष के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल? जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल होता है। रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ, तीखा मतलब विषैली प्रकृति वाला पदार्थ। यहाँ तीखा का मतलब क्या है? विषैली प्रकृति। हिंदी रूपांतरण हुआ है क्वेश्चन का, इसीलिए इस तरह का आपको शब्द मिल रहा है एग्जाम में। इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण था वो बिल्कुल सटीक था, हिंदी रूपांतरण गलत हो गया। तो तीखा का मतलब यहाँ विषैलापन से है। तो रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ आपका क्या है? जिंक फॉस्फेट। वाइट रंग का कोई भी पेंट है ना, रंगने के काम में आने वाला वाइट पेंट, उसमें समझ जाइए जिंक के अवयव कोई ना कोई कंपाउंड मिला हुआ है। धातु जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो कह रहा है कि धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जिंक और एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन धातु क्षार के साथ अभिक्रिया प्रायः नहीं करते हैं। लेकिन दो धातु है, जिंक और
एल्युमिनियम, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन। इसका उत्तर एल्युमिनियम भी हो सकता है। इसका उत्तर निम्नलिखित में सिल्वर धातु का अयस्क कौन है? सभी के सभी सिल्वर धातु का अयस्क है। हालांकि सिल्वर प्रकृति में अधिकांशतः मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। सिल्वर ग्लास, हॉर्न सिल्वर, पायरार्जिराइट ये सभी सिल्वर धातु के अयस्क है। सिल्वर तथा गोल्ड का निष्कर्षण जो है निक्षालन क्रिया यानी कि रासायनिक पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है या निक्षालन विधि के द्वारा किया जाता है। निक्षालन क्रिया में सिल्वर तथा गोल्ड धातु को निम्नलिखित में, गोल्ड धातु के निष्कर्षण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम साइनाइड के विलयन में सिल्वर या सोना को डाल देते हैं, जिससे गैंग सोडियम साइनाइड में नहीं घुलता है, लेकिन सिल्वर और सोना सोडियम साइनाइड में घुल जाता है। केलाबिराइट और सिल्वेनाइट किसका अयस्क है दोस्तों? गोल्ड का अयस्क है। किसका अयस्क है? गोल्ड का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? पारा का। तो ये बिल्कुल गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड को क्विक सिल्वर नहीं कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु को सफेद स्वर्ण तथा एडम उत्प्रेरक कहते हैं? प्लेटिनम। सफेद स्वर्ण तथा एडम उत्प्रेरक प्लेटिनम को कहा जाता है। निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण में साइनाइड विधि का इस्तेमाल किया जाता है? चांदी और सोना दोनों का। लेकिन ऑप्शन में चांदी और सोना दोनों है तो किसका आंसर देना है? चांदी का ही देना है। ठीक है ना? और ऐसा इसलिए कि चांदी के तुलना में सोना और भी बहुत कम अभिक्रियाशील है, तो मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना चांदी से ज़्यादा किसका है? सोना का है। तो हो सकता है कभी सोना मुक्त अवस्था में पूरी तरह है तो साइनाइड विधि का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर साइनाइड विधि का प्रयोग किसमें होता है? तो ये सोना चांदी दोनों के शुद्धिकरण में प्रयोग होता है। लेकिन ऑप्शन में दोनों है, तब आंसर किसको देना है? चांदी के निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का अयस्कर किया जाता है अर्जेंटाइट से, और ये सल्फाइड अयस्क है। ये कैसा अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। मतदान के समय मतदाताओं के उंगलियों में सिल्वर नाइट्रेट, इसे लूनर कास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को समांतर रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट पर जैसे ही प्रकाश ऊर्जा पड़ेगा ये क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाएगा। तो इसीलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन बोतलों पर सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो उसे परावर्तित कर देगा। रंगीन बोतल का जो सतह है वे सूर्य के किरणों को परावर्तित करने की क्षमता रखते हैं, तो सूर्य के किरणों की ऊष्मा यहां तक नहीं पहुंच पाएगी और ये अपघटित नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता? सब। ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड सभी पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो सभी क्या हो जाएगा? अच्छा कोई नहीं है तो इसमें सभी होगा। इनमें से सभी। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड ये तीनों ऐसे सिल्वर के कंपाउंड है जो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। चांदी के चम्मच से अंडा खोना वर्जित रहता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित सल्फर से प्रतिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और सिल्वर सल्फाइड चांदी के सतह को काला कर देता है। सिल्वर सल्फाइड चांदी के सतह को काला कर देता है, इसीलिए चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सभी। जो धातु अभिक्रियाशील नहीं होते हैं वे स्वतंत्र अवस्था में
पाए जाते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम दोनों ही स्वतंत्र, तीनों ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर भी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। सोना तथा चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते, बिल्कुल सही है। सोना और चांदी प्रकृति में संयुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ये गलत है। अर्जेंटाइट हम देखे थे, केलाभेराइट देखे थे। तो सोना का जो अयस्क केलाभेराइट है, अर्जेंटाइट है, वो एक संयुक्त अवस्था है, यानी कि कुछ ना कुछ मात्रा सोना और चांदी की संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब आपको कहिएगा कि ये तो अभिक्रियाशील बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन पृथ्वी के भूपर पट्टी का निर्माण आज नहीं हुआ है, करोड़ों वर्ष पहले हुआ है। करोड़ों वर्ष में सोना जो है कुछ ना कुछ अभिक्रिया कर लिए हैं वायुमंडल के या भूपर पट्टी के अन्य तत्वों से, और कुछ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो दोनों कथन आपका क्या है? ये दूसरा गलत है, सही है केवल एक। निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक मतलब सोना, ऑरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है? सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोना और चांदी ऐसी धातु है जो मानव शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, इसीलिए मिठाई पर सोने और चांदी के परत चढ़ाए जाते हैं। एक तो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, वहाँ आइसक्रीम था सोना का, मध्य प्रदेश में बिक रहा था सोने का आइसक्रीम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सोना और प्लेटिनम धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, सांद्र अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था, सोना और चांदी सांद्र अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। सोना एवं प्लेटिनम धातु अम्लराज में घुल जाती है, बिल्कुल अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में आयतन के विचार से 3 भाग HNO3 और 1 भाग स्वाद, ये गलत है। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 रहता है एक्वा रेजिया या अम्लराज में, और इसी में सोना घुल जाता है, तो ये गलत है। सोना और प्लेटिनम में अम्लराज घुलने का कारण नवजात क्लोरीन है, बिल्कुल। ये दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्लोरीन परमाणु का त्याग होता है, वहीं क्लोरीन परमाणु से सोना और प्लेटिनम धातु अभिक्रिया करके ऑरिक क्लोराइड और प्लेटिनम क्लोराइड बना लेता है। अब आप कहिएगा कि सोना और प्लेटिनम अभिक्रियाशील है ही नहीं, तो क्लोरीन से अभिक्रिया कैसे कर लेता है? तो जितना सोना न्यूट्रल है उससे कहीं ज़्यादा क्लोरीन उत्तेजित है, समझे कि नहीं समझे? यानी क्लोरीन बहुत पावरफुल है अभिक्रिया करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन, ये तो साइनाइड प्रोसेस, और साइनाइड प्रोसेस किसके लिए? चांदी सोना दोनों के लिए। 100% शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो कि कोई काम लायक नहीं होता है। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा मिला दीजिए या चांदी मिला दीजिए। महंगा आभूषण बनाना है तो चांदी, थोड़ा कम महंगा बनाना है तो तांबा मिलाइए, ज़्यादातर तांबा ही मिलाया जाता है। नेक्स्ट, हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर? हॉलमार्क चिन्ह स्वर्ण आभूषणों को दिया जाता है, स्वर्ण आभूषणों को दिया जाता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75, 24 कैरेट में 100, तो 18 कैरेट में आप निकाल भी सकते हैं रूल ऑफ मैथमेटिक्स के तहत। क्लियर? 75%, हमको याद था इसलिए बता दिए, आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का घनत्व सर्वाधिक है? गोल्ड 19.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? हर धातु के इंट्रोडक्शन में घनत्व भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सोना और चांदी का उपयोग आभूषणों के निर्माण में किस गुण के कारण किया जाता है? सोना और चांदी का उपयोग आभूषण के
निर्माण में किस गुण के कारण किया जाता है? आघात वर्धनीय और तन्यता के कारण। आघात वर्धनीय और तन्यता कारण। और भी कई कारण है, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ठीक है ना। 1 ग्राम सोना से भी बड़े से बड़े ज्वेलरी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम सोना से भी 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? साधारण ताप। साधारण ताप का मतलब क्या? 0 डिग्री। साधारण ताप का मतलब, और 0 डिग्री पर कौन है? ये कमरे के ताप पर है, ये कमरे के ताप पर है, ठीक है ना। और ब्रोमीन धातु तो है नहीं, ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन क्या है? साधारण ताप पर ब्रोमीन भी धातु है, ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ब्रोमीन धातु, ब्रोमीन अधातु है। तो आंसर क्या देंगे? पारा देंगे। कमरे की ताप की जिक्र करता तब हम सीजियम गैलियम दे सकते थे, सीजियम गैलियम दे सकते थे। लेकिन है पीपीटी उससे मत बनाना, ठीक है। अब देखिए एक कोना में लगा दिया है, गजब स्थिति है। पारा धातु का बहुत टाइपिस्ट को देते हैं टाइप करने के लिए, वो हमको बताता है कि ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे ऐसे हो जाएगा। कहिए कि भाई जी आप पढ़ाइएगा। हाँ क्या, ठीक है। कैसे क्या ठीक रहेगा वो हमको ज़्यादा पता रहेगा, ठीक है। अब बीच में मान लो क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट, अब जैसे कोना में जाता है तुरंत फीलिंग आ जाता है कि कोना में है जी क्या, ठीक है। क्वेश्चन दमदार नहीं होगा। पारा धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सीने बार से। पारा धातु का निष्कर्षण सीने बार से। निम्नलिखित में कौन सी धातु ना तो आघात वर्धनीय होता है ना तो तन्य होता है? कौन? हाँ बिल्कुल, ये द्रव अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में रहता है। तो द्रव अवस्था में क्या आघात वर्धनीय तन्यता होगा? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं? पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। पारा को चर्बी या चीनी के साथ मिलाकर खूब जोर से हिलाने पर या भूरे रंग के चूर्ण में परिणत हो जाता है, ठीक है, ये भी सही है। पारा 4.12 केल्विन ताप पर अति चालक बन जाता है, ये भी सही है, सुपर कंडक्टर। पारा अम्लराज में नहीं घुलता, ये गलत है, घुल जाता, अच्छी तरह से घुल जाता है, ठीक है। सोना और चांदी घुल जाता है तो पारा क्या चीज है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ठीक है ना। कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड सही है। कोरोसिव सब्लिमेट मर्क्यूरी क्लोराइड सही है। बर्मिलियन भी सही है। अम्लगम गलत है। पारा तथा कोई अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। पारा में आप कोई भी धातु दीजिएगा ना तो वो घुल जाएगा पारा में, और पारा जब किसी धातु के साथ मिलकर के मिश्रण बनाता तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लगम। सिर्फ पारा किस धातु में? पारा में कौन धातु नहीं घुलता है? लोहा नहीं घुलता है। उसके अलावा पारा में सब धातु घुल जाता है, केवल लोहा। तो पारा कोई अन्य धातु के साथ मिलकर जो मिश्रण तैयार करता उसे हम क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अम्लगम नहीं कहते हैं, और पारा लोहा के साथ अम्लगम नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सिंदूर का गलत है। सिंदूर का भी होता है HgS। मर्क्यूरिक सल्फाइड ही भी सिंदूर का रासायनिक नाम है। थर्मामीटर बैरोमीटर सब में क्या भरा जाता है दोस्तों? पारा भरा जाता है। थर्मामीटर बैरोमीटर सभी में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। नेक्स्ट, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च संचालन शक्ति है। संचालन शक्ति का मतलब ये ऊष्मा का बेहतर संचालक है, ऊष्मा का बेहतर
संचालक है। नेक्स्ट, सामान्य ट्यूबलाइट जो आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उसमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होते थे। मरकरी वेपर मतलब मरकरी वाष्प बनता था और उसी अवस्था में वो तेज चमकता था जिससे हमें रोशनियां प्राप्त होती थी। आजकल एलईडी का चलन है। औषधियों में मकर ध्वज का मतलब सिंदूर और सिंदूर का मतलब HGS, ठीक है ना। मकर ध्वज भी किसको कहा जाता है? सिंदूर को ही कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मरकरी सल्फाइड। 2 का मतलब मरकरी का वैलेंसी कितना? 2। मरकरी का वैलेंसी 2 भी होता है, मरकरी का वैलेंसी 1 भी होता है। और तो सिंदूर में जो मरकरी होता है या पारा होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो ये जो 2 लिखा है ये वास्तव में मरकरी की वैलेंसी को दर्शा रहा है। क्लियर? पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर जो धातुई घोल तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि पारे के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। पारे के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। निम्नलिखित यौगिक में कौन एक अम्लगम है? तो अम्लगम का एक कंपोनेंट पारा तो होगा ही होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये पारा लोहा के साथ अम्लगम नहीं बनाता है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। पारा और मरकरी को किस धातु के पात्र में रखेंगे? लोहा को, क्योंकि लोहा मरकरी में घुलता नहीं है। लोहा मरकरी में घुलता। पारे के निम्नलिखित यौगिकों में किसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो कोरोसिव सब्लिमेट HgCl2 का किया जाता है। एक बार देख लीजिए तो कंफ्यूजन हो रहा है, नोट में देखिए तो दिया हुआ है दोनों कंपाउंड के बारे में। सही है ना? मर्क्यूरिक क्लोराइड सही है। चलिए मर्क्यूरिक क्लोराइड पढ़ते हैं इसको, आगे बढ़िए। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? सीसा। यही कारण है कि सभी रेडियो एक्टिव तत्व अंत में किस में बदलते हैं? सीसा में बदलते हैं। सर्वाधिक अस्थायी तत्व। निम्नलिखित में कौन धातु होकर भी ताप और विद्युत का कुचालक है? सीसा। सीसा इतना कम विद्युत का संचालन करता है कि उससे ज्यादा तो सिलिकॉन कर देता है, इसीलिए इसे कुचालक माना जाता है। सीसा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? गैलेनों से। सीसा का निष्कर्षण गैलेनों से किया जाता है। लिथार्ज की प्रकृति क्या होती है? लिथार्ज लेड ऑक्साइड को कहते हैं। लेड ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है। लिथार्ज लेड ऑक्साइड को कहा जाता है। लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में हम जान चुके हैं कि इसकी प्रकृति एम्फोटेरिक होती है। लेड के किस यौगिक का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में होता है? तो लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड का निर्माण दिया सलाई बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस यौगिक को सुगर ऑफ लेड, लेड एसीटेट को क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक शुगर या शुगर ऑफ लेड। लेड एसीटेट दानेदार होते हैं, चीनी के ही समान दिखेंगे आपको, इसीलिए इसे शुगर ऑफ लेड कहा जाता है, लेड एसीटेट। निम्नलिखित में कौन ऐसा धातु है जिसे कागज पर लिखने में काम में लिया जा सकता है? सीसा, क्योंकि एकमात्र धातु सीसा ही है जो कागज पर रगड़ने पर निशान छोड़ता है काले रंग का। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, उपयुक्त होगा, उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल में घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? जो पीने वाले जल होते हैं उसमें ऑक्सीजन भी घुली होती है, उसी घुली हुई ऑक्सीजन से लेड अभिक्रिया करके लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। संचायक बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी धातु का संचायक? सीसा संचायक नाम ही है, सीसा संचायक।
शीशा संचायक बैटरी बनाने में शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। शीशा का इस्तेमाल इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, कैथोड एनोड बनाने के लिए होता है इस बैटरी में। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करता। लेड पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए या पेट्रोल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें लेड टेट्रा एथिल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? लेड टेट्रा एथिल। तो जब पेट्रोल जलता है तो धुएं के माध्यम से वो लेड टेट्रा एथिल का लेड यानी कि शीशा क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है और मानसिक रोग फैलाने का कारण बनता है। निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय धातु है? तो थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। परमाणु संख्या 83 के बाद के सभी तत्व क्या है? रेडियो एक्टिव है। भारत के केरल के समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में कौन सा रेडियो सक्रिय? थोरियम, थोरियम, थोरियम। निम्नलिखित में किसे आशा धातु कहते हैं? आशा धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं, क्योंकि परमाणु रिएक्टर में बृहद स्तर पर इसका ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? ये ग्रीकोनाइट, ग्रीकोनाइट कैडमियम का अयस्क है। ग्रीकोनाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। मोनोजाइट ठीक है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का भी अयस्क है और पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन ग्रीकोनाइट पैलेडियम का नहीं बल्कि कैडमियम का अयस्क है। ग्रीकोनाइट कैडमियम का अयस्क है। निम्नलिखित में यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता? यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम 235 का, क्योंकि सबसे बेहतरीन विखंडन इसी का होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यह क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी वाला में भी पढ़ाए थे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, कि प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की सांद्रता 0.7% होती है। बिल्कुल सही है। शेष मात्रा यूरेनियम 238 का होता है। संवर्धित यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम तरीके से बढ़ाकर 2 से 3% कर दिया जाता है। दोनों कथन आपका क्या है? सही है। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड का रंग पीला होता है, यूरेनियम का नहीं, यूरेनियम ऑक्साइड का, इसीलिए इसे येलो केक कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिटिल बॉय में क्या था? यूरेनियम, और फैटमैन में क्या था? प्लूटोनियम। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में भी यह क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन कौन काम आता है? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम यूरेनियम। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। कृत्रिम तरीके से उत्पादित किया जाने वाला पहला तत्व प्लूटोनियम है, और कृत्रिम तत्व नाभिकीय विखंडन के द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम तत्व किस विधि के द्वारा? नाभिकीय विखंडन के द्वारा बनाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक 94 वाले तत्व प्लूटोनियम का खोज किसने किया? ग्लेन सीबोर्ग ने। किसने किया? ग्लेन सीबोर्ग ने किया। प्लूटोनियम का खोज ग्लेन सीबोर्ग ने किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है? ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। भारी का पता घनत्व से लगता है, तो घनत्व तो सबसे ज्यादा यहां पर यूरेनियम का, इसलिए वो सबसे ज्यादा भारी है। निम्नलिखित में कौन विकल्प सम्मिलित नहीं है? टेक्नीशियम 43, प्रोमेथियम। लेंथेनम गलत है। लेंथेनम का होता है 57। लेंथेनम के बाद वाले तत्वों को ही लेंथेनाइट कहा जाता है। आप जानते होंगे कि 58 परमाणु संख्या 58 से 71 तक को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइट तत्व कहा जाता है। तो लेंथेनाइट तत्व को लेंथेनाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे लेंथेनम के बाद आते हैं, और लेंथेनम का परमाणु संख्या 57 है। 89 एक्टिनियम का है। 89
एक्टिनियम का। टंगस्टन का रासायनिक संकेत क्या है? AS आर्सेनिक का, SB जो है एंटीमनी का, TM थोरियम का, TH होता है। TM एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको भी याद नहीं है किसी का। थोरियम का TH होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु आसानी से चाकू से नहीं काटा जा सकता है? देखिए, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन है? क्षारीय धातु है। कौन है? क्षारीय धातु। नेक्स्ट, परमाणु घड़ी का में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है? सीजियम। परमाणु घड़ी सेकेंड के हजारवां भाग को भी अगर काउंट करना है तो उसके लिए कौन घड़ी चाहिए? परमाणु घड़ी। और परमाणु घड़ी में सीजियम का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। माइक्रो सेकेंड तक का यह काउंट करता है घड़ी। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किससे आता है? बेरियम से। लाल रंग स्ट्रांसियम से। आतिशबाजी में लाल चटक रंग किससे आता है? स्ट्रांसियम से। स्ट्रांसियम। निम्नलिखित धातु युग में किस एक में क्रमशः हल्की और सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की कौन और सबसे भारी? ओस्मियम। मोबाइल फोन, लैपटॉप की रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? लिथियम का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टरों, सोलर पैनल तथा माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में क्या इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन नहीं रहे ऑप्शन में तो सीजियम हो सकता है, यह भी बात आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा होता है? ये टाइटेनियम है। इसे रणनीतिक धातु, एस्ट्रेजिक मेटल कहा जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम और पोलेनियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में भी इसका हम जिक्र किए थे। उर्वरकों के निर्माण में दोस्तों क्या होता है? NPK। उर्वरक के निर्माण में यही ना 3 मुख्य इस्तेमाल होता है। NPK में आपका ऑप्शन क्या है? पोटेशियम है। फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम सबका उर्वरक में इस्तेमाल होता है? नहीं होता है। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑडियो वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ? आयरन ऑक्साइड। पहले वाला कैसेट देखे थे ना, उसमें काले काले जो टेप होते हैं, तो उसी की बात की जा रही है जो अब प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। लेड पेंसिल में लेड नहीं रहता है, ग्रेफाइट रहता है कि ना। कहिएगा कि लेड पेंसिल में लेड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो भी काला निशान छोड़ता है, लेकिन लेड से काफ़ी महंगा हो जाएगा। जो पेंसिल 2 रुपये 5 रुपये में बिकता है वो बिकेगा 1000-2000 में, तो ये अनुचित हो जाएगा। तो लेड पेंसिल में लेड रहता नहीं है, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण है? रुथेनियम याद रखने वाला तत्व है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है? तो ये कौन है? टंगस्टन है। और ध्यान दीजिएगा किसी बुक में इसका आंसर नाइक्रोम दे दिया है, तो नाइक्रोम धातु है ही नहीं। नाइक्रोम क्या है? अधातु। नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? और मिश्र धातु की जो आघात वर्धनीयता और तन्यता है वो धातु से क्या होती है? कम होती है। तो इसका आंसर नाइक्रोम नहीं होगा, क्या होगा? राजस्थान स्थित डेगाना यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, डेगाना टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों कथन आपका क्या है? डेगाना टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और जादूगोरा यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। विषैला नहीं है, बताइए। सोना, चांदी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव? कमरे के तापमान की बात हो रही है। सीजियम, बिल्कुल सही, सीजियम।
पोटेशियम का खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने। निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? हाइड्रोजन। क्लोरोफिल का घटक कौन नहीं है? कार्बन तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य घटक है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक और विषालु धातु प्रदूषक कौन है? स्वचालित वाहन निर्वातक, निर्वातक का मतलब धुआं में सर्वाधिक और विषालु नहीं, विषालु होगा, विषैली होगा। और विषालु हिंदी, अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण गलत हो गया है। विषैला धातु कौन है? आंसर क्या होगा? लेड या सीसा। लेड या सीसा। कभी कभी एग्जाम के अंग्रेजी अनुवाद का जो हिंदी अनुवाद किया जाता है ना, वो थोड़ा हिंदी अनुवाद गड़बड़ सरबर हो जाता है। नेक्स्ट, मुख शोधनों में, टूथपेस्टों में निम्नलिखित में किस तौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। सुहागा बोरेक्स को कहा जाता है। किसको? बोरेक्स को कहा जाता है। तो सुहागा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? किसका? तांबा का। विद्युत तार बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में किस यौगिक को लाल शराब, लेट लिक्विड कहा जाता है? एल्युमिनियम एसीटेट का। एल्युमिनियम एसीटेट का जलीय विलयन एकदम रम की तरह लाल होता है। 1993 इलिंगम आलेख, इलिंगम आलेख से क्या निर्धारण किया जाता है? इलिंगम आलेख से यह निर्धारण किया जाता है कि अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए कौन सा अपकारक उचित रहेगा? कार्बन रहेगा कि एल्युमिनियम रहेगा? कौन सा अपकारक उचित रहेगा? यही पता चलता है इलिंगम डायग्राम से। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है किस रूप में? अपकारक के रूप में। किस रूप में कार्य करता है? धातु के ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया करके धातु प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ कुछ धातु ऐसे हैं जो कार्बन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो उसको हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। और यही अभिक्रिया एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहलाता है, जिसमें एल्युमिनियम की भूमिका किससे है? अपकारक की तरह है। और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। एल्यूमिनोथर्मिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक। कौन सा पदार्थ गैसों को शुष्क करने में यानी सुखाने में कैल्शियम ऑक्साइड, चूना का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में किस क्षार धातु का द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट न्यूनतम है? पोटेशियम नहीं जी, सीजियम। कमरे के ताप पर द्रव। सीजियम कमरे के ताप पर क्या? द्रव अवस्था में रहता है। पोटेशियम तो 98 डिग्री सेल्सियस है। पोटेशियम कार्बोनेट को सॉल्वे विधि के द्वारा इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि सॉल्वे विधि में जलीय विलयन का प्रयोग होता है। और जलीय विलयन का प्रयोग होता है। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जल में क्या है? विलय है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सॉल्वे विधि से बनाए थे ना, और इसी को गर्म कर देने से आपको बन गया था सोडियम कार्बोनेट। ठीक उसी तरह हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाकर पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि सॉल्वे विधि में जलीय विलयन का प्रयोग होता है। और पोटेशियम कार्बोनेट बनने से पहले सॉल्वे विधि में आपका क्या बनेगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। इसलिए नहीं बनाते हैं। पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए क्या? मैग्नीशियम। तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए मैग्नीशियम। निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? कौन एक सही है? पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, यही सही है। यही सही है दोस्तों। सोडियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है, गलत है। सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है। कॉपर बहुत क्रियाशील है, बिल्कुल नहीं। सिल्वर गर्म जल से अभिक्रिया करता नहीं, भाप तक से भी अभिक्रिया नहीं करता है।
KMnO4 का उपयोग किया जाता है दोस्तों कीटाणुनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में। यहां कीटानाशक है, कीटाणुनाशक हो जाएगा, सही कर लीजिएगा, कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट, संक्षारण कोरोजन का संबंध निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? संचारण कोरोजन का संबंध निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? नमी, वायु या रसायनों द्वारा धातुओं के ऊपरी सतह पर पड़ने वाले रासायनिक प्रभाव को संचारण कहते हैं। नमी, वायु तथा रसायनों द्वारा धातु की ऊपरी सतह पर पड़ने वाले रासायनिक प्रभाव को संचारण कहते हैं। बिल्कुल सही है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड संचारण हेतु जिम्मेदार है। बिल्कुल, यही सब धातु से अभिक्रिया करके उसे संचारित करती है। संचारण के कारण धातु का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिससे धातु कमजोर हो जाते हैं। यह भी सही है। संचारण सिर्फ आयरन धातु तक सीमित है। बिल्कुल गलत है यह। आयरन में सबसे ज्यादा संचारण होता है, लेकिन संचारण केवल आयरन तक सीमित नहीं है। चांदी के परत पर चांदी के सतह पर काला परत बनना भी संचारण है। तो संचारण व्यापक तौर पर सभी धातु प्रभावित होते हैं इससे, ये आयरन तक सीमित नहीं है। संचारण के कारण धातुओं का क्षय होने लगता है। बिल्कुल, लोहे में जंग लगना संचारण है, जिससे धातु का क्षय होता है। कभी कभी संचारण धातुओं के लिए लाभदायक होता है, यह भी सही है। और जैसे एल्युमिनियम पर जब एक बार संचारण हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेप लग जाता है, तो फिर वो सालों साल के लिए क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। इसलिए बिजली के तार बनाने के लिए पोल वाला जो तार है, उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन है? एल्युमिनियम है। दोनों सही है। लोहे के एक टुकड़े को आर्द्र वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं, जिसे जंग कहते हैं। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति अनिवार्य? ऑक्सीजन और जलवाष्प, दोनों की, वो भी एक साथ। लोहे के जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, जलवाष्प दोनों की एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। आयरन के ऑक्साइड का हाइड्रेटेड रूप को जंग के नाम से जाना जाता है। सही है। आयरन ऑक्साइड के साथ जल की मात्रा बदलती रहती है, अतः जंग को Fe2O3 X H2O द्वारा निरूपित किया जाता है। यह भी सही है। जितने दिन बाहर में लोहा रहेगा, जल के अणुओं की संख्या उतनी अधिक होते जाएगी। तीनों का तीनों कथन आपका क्या है? सही है। तांबा को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसके सतह पर बने हरे रंग की परत को क्या कहते हैं? पेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटिना कहते हैं। तांबे को आर्द्र वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर बने हरे रंग का परत कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण है। लोहे पर लगा जंग रासायनिक रूप से फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। तांबे पर बने हरे परत पेटिना, पेटिना का फॉर्मूला अभी देखे थे। किसके सहायता से हटाया जाता है? इसे नींबू के सहायता से आप हटा सकते हैं, क्योंकि पेटिना की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। पेटिना की प्रकृति क्षारीय होती है। और क्षारीय चीज को आप कैसे दूर कर सकते हैं? अम्लीय चीज से। और ऑप्शन में आपका अम्लीय कौन है? नींबू है। साधारण नमक उदासीन होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, खाने वाला सोडा क्षारीय होते हैं, तो आप नींबू से उसको दूर कर सकते हैं। चांदी के किसी सामान को वायु में बहुत अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह मलिन हो जाती है, क्योंकि यह वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर को संचारित होने के लिए उस पर बने काले रंग की परत को क्या कहते हैं? टार्निश कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर पर पेटिना, लोहा पर जंग, सिल्वर पर टार्निश। टर्किश एल्युमिनियम का अयस्क है। टर्किश एल्युमिनियम का। चांदी के सामान को बहुत दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह क्या बनने के कारण मलिन हो जाती है? सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण क्या हो जाती है? मलिन हो जाती है।
निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? एल्युमिनियम को खुले वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो धातु को आगे संचारित होने से रोकता है। बिल्कुल सही है। कॉपर से बने पैटिना और कॉपर को आगे संचारित होने से रोकता है, ये भी सही है। सिल्वर को बहुत दिनों तक खुला छोड़ देने पर उस पर सिल्वर सल्फाइड की एक परत बनती है, यह परत सिल्वर को आगे संचारित होने से रोकता है, ये भी सही है। लोहे पर बना जंग भुरभुरा बनकर लोहे से चिपक जाते जिससे भीतर का लोहा जंग लगने से बच जाता है, ये गलत है दोस्तों। लोहे में जो जंग लगता है वो गिरते रहता है झड़ झड़ के और अंततः लोहा संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में किस धातु पर ऑक्साइड के परत धातु के लिए रक्षक का कार्य करता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का परत बन जाता है, ठीक है ना। सिल्वर पर सल्फाइड का परत बनता है, कॉपर पर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड का परत बनता है। किसी धातु के संचारण रोकने के लिए उस धातु पर टीन, निकेल, क्रोमियम, तांबा आदि का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? क्रोम लेपन कहलाता है। टीन, निकेल, क्रोमियम, तांबा आदि धातु का परत जब चढ़ाते हैं जंग से बचाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोम लेपन कहते हैं। संचारण रोकने हेतु लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जस्तीकरण कहलाता है। संचारण रोकने हेतु एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का परत चढ़ाना एनोडीकरण। निम्नलिखित विधियों में किसके द्वारा धातुओं के संचारण को रोका जा सकता है? धातु के बाहरी सतह पर ग्रीज या वार्निश की एक पतली परत चढ़ाकर, बिल्कुल इस तरह से भी हम संचारण रोकते हैं। धातु के सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंगों से रंगाई करके, बिल्कुल पेंट करके, धातुओं के मिश्र धातु में परिवर्तित करके, बिल्कुल सही, इनमें से सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित? सिल्वर, टार्निश सही है, कॉपर, पैटिना सही है, उपर्युक्त सभी सम्मिलित है। हालांकि पैटिना में कॉपर ऑक्साइड भी रहता है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है ना, ये सही नहीं है पूरी तरह से, ये बिल्कुल। और कॉपर, तो ये सही है, ये सही है। यहाँ सीव कर दीजिए, सीव कर दीजिए, तब सभी हो जाएगा। कर दिए। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे की जंग लगने से बचाता है। लोहे को जंग लगने से बचाता है, तो क्यों ऐसा क्यों? तो ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आने से लोहे को रोकता है। लोहे में जंग इसीलिए लगता है कि वह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ गया, तो ऊपर से उसको पेंट कर दिए तो वो ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन और हवा के या नमी के डायरेक्ट संपर्क में आएगा नहीं और जंग लगने से बचा रहेगा। लोहे का शुद्ध रूप कौन है दोस्तों? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है, पिटवा लोहा। लोहे का जस्तीकरण कर देने पर उसका संचारण होगा। लोहे का जस्तीकरण कर देने से उसका संचारण रुक जाता है, क्योंकि जस्ता लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जिससे वायु का प्रभाव जस्ता पर ही पड़ता है, लोहा पर पड़ता नहीं है। निम्नलिखित में किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? करायोलाइट में नहीं होता है, Na3Al(F6), इसमें ऑक्सीजन है। बॉक्साइड में तो है Al2O3 2S2, ये बॉक्साइड का फार्मूला, तो इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये कैल्साइट होगा, कैल्साइट। तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? शुद्ध अवस्था में आयरन उपयोगी नहीं होता, बिल्कुल सही है। किसी भी धातु में अन्य पदार्थ को मिश्रित कर देने पर धातु के गुण में परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल परिवर्तन तो आ ही जाएगा। धातु में अन्य पदार्थों को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं, सही है। मिश्र धातु बनाते समय धातु में केवल धातु को ही मिश्रित किया जा सकता, धातु को नहीं, ये गलत है।
हम तो इस्पात में लोहा में कार्बन मिलाए थे, कार्बन अधातु है। तो मिश्र धातु बनाने के लिए धातु में अधातु को भी मिलाया जाता है, केवल धातु को ही नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर मिश्र धातु का एक अवयव पारा तो इसे अम्लगम कहते हैं। सही है। शुद्ध धातु अथवा अवयवी धातु के तुलना में मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है। बिल्कुल, विद्युत चालकता कम होती है। आघात वर्धनीयता और तन्यता ये भी कम होती है। गलनांक भी कम होती है। सारे के सारे कथन क्या है? सही है, गलनांक भी कम होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है जो अत्यंत मृदु होता है, जिसके कारण इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। सही है। गोल्ड को कठोर बनाने के लिए सिल्वर अथवा कॉपर के साथ इसका मिश्र धातु बनाया जाता है। यह भी सही है। भारतवर्ष में सामान्यतः गहनों और आभूषणों के निर्माण के लिए 22 कैरेट गोल्ड का उपयोग किया जाता है। सही है, इनमें सभी सही है। मिश्र धातु की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता उसके अवयवी धातु के तुलना में क्या होता है? कम होता है। विद्युत चालकता और उसमें चालकता भी कम होता है। द्रव्यमांक भी कम होता है। मिश्र धातुओं का यहाँ द्रव्यमांक होगा मेल्टिंग पॉइंट। मिश्र धातुओं का द्रव्यमांक तथा विद्युत चालकता उसके अवयवी धातु के तुलना में क्या होता है? कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुओं को मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर देने पर उसकी गुणवत्ता एवं मजबूती बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। मिश्र धातु संचारण अवरोधक होते। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। इन दोनों फायदे के लिए ही धातु को मिश्र धातु बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक मिश्र धातु नहीं है? जिंक। जिंक आपका केवल धातु है, मिश्र धातु नहीं है। इस्पात का मुख्य इस्पात लोहा तथा कार्बन, लोहा तथा कार्बन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्पात में कार्बन का अंश ढलवा होगा। ढलवा एवं पिटवा लोहा के मध्य होता है। इस्पात में कार्बन का अंश ढलवा लोहा पिटवा लोहा के मध्य होता है। सही है। इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता 0.1 से 1.5 तक। सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। स्टील का उत्पादन किया जाता है किस विधि से? बेसेमर विधि से। बेसेमर विधि से, हाइबर विधि से अमोनिया, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। पढ़ेंगे हम नॉन मेटल वाले चैप्टर में इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमेंटेशन विधि द्वारा पिटवे लोहा को इस्पात में बदला जाता है। सही है। बेसेमर विधि से ढलवा लोहा को इस्पात में बदला जाता है। यह भी सही है। ढलवा लोहा से अच्छी किस्म का इस्पात प्राप्त करने के लिए आजकल सबसे अधिक लिंज डोनाविच विधि का व्यवहार होता है। बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सी लोहे से इस्पात उत्पादन की सबसे आधुनिक विधि है? सबसे आधुनिक विधि है सीमेंस मार्टिन और लिंज डोनाविच विधि। बेसेमर विधि सबसे पुरानी विधि है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? स्टील में कार्बन का अंश 0.1 से 1.5% तक बदलता रहता है। सही है। मृदु स्टील में कार्बन का अंश 0.1 से 0.4% तक होता है। सही है। कठोर स्टील में कार्बन का अंश 0.5 से 1.5 के बीच। सही है। तीनों कथन क्या है? सही है। कठोर स्टील को 1123 केल्विन ताप तक गर्म करने के बाद ठंडे जल से निमज्जीकरण यानी कि ठंडे जल में अचानक डाल देना क्या कहलाता है? समन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिससे और अधिक कठोर हो जाता है इस्पात। समित इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टेम्परी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्पात को रक्त तप्त गर्म कर पुनः धीरे धीरे ठंडा करना क्या कहलाता है? अनिलीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा इस्पात अत्यंत कठोर? अत्यंत कठोर कौन होता है? मैग्नीज। हेलमेट तथा शैल संदलन यंत्र यानी रॉक क्रशिंग मशीनरी का इस्तेमाल मैग्नीज इस्पात का इस्तेमाल होता है।
मैग्नीज इस्पात में मैग्नीज की प्रतिशत मात्रा 7 से 20% तक की होती है। ट्रांसफार्मर तथा विद्युत चुंबक बनाने में किस इस्पात का उपयोग किया जाता है? सिलिका। ट्रांसफार्मर तथा विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर तो सिलिका से बनता है, सिलिका ही होगा, सिलिका इस्पात। ट्रांसफार्मर किससे बनाए जाते हैं? सिलिका इस्पात से। विद्युत चुंबक नहीं, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं कोबाल्ट इस्पात से। सही है बी। निम्न में कौन सा इस्पात आम्ल प्रतिरोधी होता है? आम्ल प्रतिरोधी कौन होता है? सिलिका इस्पात होता है। अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से। और अस्थाई चुंबक नर्म लोहा से। नर्म लोहा का मतलब ढलमा लोहा। अस्थाई चुंबक कोबाल्ट इस्पात से। अस्थाई चुंबक कोबाल्ट इस्पात से। जंगरोधी इस्पात तैयार करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम दोनों मिलाया जाता है। फिलहाल का आंसर क्रोमियम होगा। जंग रहित लोहा, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम एवं निकेल, क्रोमियम एवं निकेल का इस्तेमाल होता है। क्या हुआ? अब हो ही गया तो कितना क्वेश्चन है? चलिए 400। अरे वो तो गया जी। आइए अब इसी हवाई जहाज का इधर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में तो कोई दम है ही नहीं, दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या? इतना थकिएगा, नौकरी बड़ी मुश्किल है जी। हवाई जहाज, मोटर कार, बाइसाइकिल के हिस्से और पुर्जे किससे बनाए जाते हैं? क्रोमियम एवं निकेल इस्पात से बनाए जाते हैं। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मैग्नीज, 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 मैग्नीशियम मिलाया जाता है। हाँ, मैग्नीज। निम्नलिखित में किस इस्पात से उच्च वेग यानी ड्रिलिंग टूल्स किससे? टंगस्टन इस्पात से बनाया जाता है। इस्पात में निकेल 46% उपस्थित होता है, तो उससे वैज्ञानिक उपकरण नहीं, वैज्ञानिक उपकरण किससे? 36% से। और रेडियो बल्ब 46% से। दोनों का कथन क्या आपका गलत है? वैज्ञानिक उपकरण 36% निकेल वाला और रेडियो बल्ब, लैंप बल्ब 46% निकेल वाला। तराजू, बीम एवं हल्के उपकरण निर्माण के लिए किसका? मैग्नीशियम, जिसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है। अत्यंत शक्तिशाली कांसा के बारे में कह रहा है। कांसा में कॉपर और टीन होता है। कांसा में कॉपर और टीन होता है। बर्तन, स्क्रू, नट एवं बोल्टों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पित्तल, 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 कॉपर और जिंक, पित्तल, कॉपर और जिंक। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व शामिल होता है? स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकेल, क्रोमियम, आयरन, निकेल, क्रोमियम। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। नाइक्रोम का। बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जस्ता, निकेल। जिंक को ही जस्ता कहते हैं, कॉपर, जस्ता, निकेल। रोड, गोल्ड, तांबा और सोना सस्ते आभूषण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है। क्या? क्या हुआ? कौन क्वेश्चन है ये? तांबा और सोना है, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ हाँ, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम होगा, सॉरी। तांबा एवं एल्युमिनियम, रोड गोल्ड, तांबा एवं एल्युमिनियम होता है सस्ते आभूषण बनाने में। सुधार कीजिएगा, रोड गोल्ड, तांबा एवं एल्युमिनियम। नेक्स्ट,
जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, बस दिखता है हूबहू सिल्वर की तरह, इसीलिए इसे सिल्वर, जर्मन सिल्वर कहते हैं। पहली बार जर्मनी में बनाया गया था और हूबहू सिल्वर की तरह दिखता है, इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं, जबकि सिल्वर होता नहीं इसमें। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? सी नंबर, सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको? प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? पीतल सही है जी, पीतल सही है। डुरेलू मीन्स सही है। मैग्नीलियम गलत है। मैग्नीलियम में एल्युमिनियम मैग्नीज नहीं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहता है। गन मेटल, गन मेटल में तांबा, टीन एवं जिंक, तांबा, टीन एवं जिंक। याद रखिएगा आप, गन मेटल में लोहा नहीं रहता है, गन मेटल में लोहा नहीं रहता। प्रश्न बनाने में आपको आसान होगा, लोहा नहीं रहता है। विद्युत यंत्र बनाने में मैग्नीन, मैग्नीन है। मैग्नीन में कॉपर, मैग्नीज और निकेल, कॉपर, मैग्नीज और निकेल। ये मैग्नीज यहाँ दे दिया है, वो गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है मैग्नीन। मैग्नीन मिश्र तत्व में कॉपर, मैग्नीज और निकेल होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकेल होता है। निम्नलिखित में कौन विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? जी अभी तुरंत आप मैग्नीन को देखिए, मैग्नीन में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीन में क्या होता है? मैग्नीज होता है, या मैग्नीज हो है, मैग्नीन है। क्लियर? बाकी सब सही है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, 10% टीन। कॉपर और टीन कौन? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? कांसा। ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? कांसा। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाता है? मिश्र धातु में परिवर्तन करने से धातु और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आकर लोहे में जंग लगता है। नहीं, बिल्कुल शुष्क नहीं, नमी युक्त ऑक्सीजन, नमी भी चाहिए लोहे में जंग लगने के लिए, गलत है। वायु रहित जल में लोहे में जंग पकड़ लेता है, बिल्कुल गलत। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति एक साथ आवश्यक है, ये सही है आपका। इलेक्ट्रॉनिक पाइपलाइन धातु के चादर और विद्युत तारों के सोल्डर, सोल्डर, टीन और शीशा, टीन और शीशा, फ्यूज बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर कुकर, हवाई जहाज का ढांचा तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रयुक्त मिश्र धातु डेरोलुमीन में एल्युमिनियम तथा कॉपर के अलावे कौन सी अन्य धातु हल्की मात्रा में रहता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों हल्की हल्की मात्रा में रहता है, दोनों हल्की हल्की मात्रा में रहता है, मैग्नीशियम भी और मैग्नीज भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंज मेटल तथा डच मेटल कॉपर तथा जिंक का मिश्र धातु बिल्कुल सही है। मुंज मेटल भी कॉपर जिंक और डच मेटल भी कॉपर जिंक का। मुंज मेटल में 80% कॉपर और 20% जिंक रहता, गलत है। मुंज मेटल में 60% कॉपर और 40% जिंक रहता है। क्लियर? मुंज मेटल में, मेटल होगा मुंज मेटल में 60% कॉपर और 40% जिंक रहता है। डच मेटल में 80% कॉपर, डच मेटल में 80% कॉपर और 20% जिंक होता है। तो 2 और 3 गलत है, सही है केवल 1, सही है केवल 1। मुंज मेटल में 60% कॉपर और 40% जिंक रहता है, जबकि डच मेटल में 80% कॉपर और 20% जिंक रहता है। रोज मेटल, रोज मेटल में बिस्मथ, शीशा तथा टीन होता है और इसका इस्तेमाल फ्यूज बनाने में किया जाता है। सोल्डर के जगह टीन और शीशा के मिश्र धातु सोल्डर के जगह टीन, शीशा, बिस्मथ जिसको रोज मेटल कहते हैं, ये फ्यूज बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? दोस्तों सम्मिलित नहीं है।
मोनेल मेटल, मोनेल मेटल सही है, गलत है। मोनेल मेटल में जिंक और निकेल होता है। मोनेल मेटल में जिंक और निकेल होता है। मोनेल मेटल में जिंक और निकेल होता है। चुंबक बनाने के लिए एल्निको मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का? एल्निको मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। एल्निको मिश्र धातु को बनाया जाता है लोहा, निकेल और एल्यूमिनियम से। लोहा, निकेल और एल्यूमिनियम से। इलेक्ट्रॉन मिश्र धातु का प्रमुख अयस्क मैग्नीशियम और कॉपर है। मैग्नीशियम है 95% मैग्नीशियम ही रहता है इलेक्ट्रॉन में। ब्रिटेनिया किसका मिश्र धातु है? एंटीमनी, तांबा और टीन का। एंटीमनी, तांबा और टीन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कांसा सही है, पीतल भी सही है, तो गलत कौन है? मुद्रण धातु यानी मुद्रा धातु। मुद्रा धातु में कॉपर या कांसा का ही ज्यादातर मुद्रा पदक बनाए जाते हैं, ये गलत है। फ्यूज तार टीन और शीशे की मिश्र धातु से, जिसको सोल्डर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों टांके, टांका यानी सोल्डर, सोल्डर यानी टीन और शीशा। सीमेंट का पत्ता जो सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ अस्पर्डीन ने लगाया था। सीमेंट का पत्ता सर्वप्रथम जोसेफ अस्पर्डीन ने लगाया था। उसने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। बिल्कुल सही है। आधुनिक समय में उपयोग किया जाने वाला सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट का ही संशोधित किस्म है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थ में चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी 3:1 में। पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज्यादा 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद सिलिका सबसे कम। यही सही है ना जी? परसेंटेज याद है कि नहीं? देख लीजिएगा, याद नहीं है तो। सीमेंट के संगठन में 60% तक क्या रहता है? कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। निम्नलिखित में कौन एक सत्य है? सीमेंट मिश्रण है, यही ना सत्य जी? सीमेंट तत्व है, नहीं है, यौगिक नहीं है, पदार्थ है, सीमेंट मिश्रण है, यही सही है। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ चूना पत्थर स्रोत है। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड का स्रोत है। चूना पत्थर किसका स्रोत है सीमेंट में? कैल्शियम ऑक्साइड का। सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ चिकनी मिट्टी क्या प्रदान करता है? तीनों। चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड है, चिकनी मिट्टी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ये तीनों प्रदान करता है। सीमेंट निर्माण में कच्चा पदार्थ में चूना पत्थर चिकनी मिट्टी किस अनुपात में? 3:1 में लिए जाते हैं। सीमेंट एक प्रकार का मिश्रण है जिसके संगठन में उपस्थित क्या है? सभी डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, सभी ये सीमेंट के मिश्रण में मौजूद रहते हैं। सीमेंट में जिप्सम मिलाने का प्रयोजन ये है कि सीमेंट को शीघ्र जमने की प्रक्रिया को निलंबित करना, मतलब देरी करना। शीघ्र जमने की प्रक्रिया को देरी करना। चूना लेप मोटार सीमेंट और बालू, मोटार सीमेंट और बालू जिसे प्लास्टर किया जाता है, ईंटों को जोड़ा जाता है। ईंट एवं पाषाण खंड को जोड़ने के लिए सीमेंट बालू के मिश्रण यानी किसका इस्तेमाल होता है? मोटार का इस्तेमाल होता है। भट्टी से प्राप्त सीमेंट के क्लिंकर में जिप्सम कितना %? 2 से 5 ना था? बैक हो गया जी। भवनों के निर्माण कंक्रीट में पत्थर, बालू सीमेंट पत्थर, हाँ गिट्टी। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका। मृतिका किसको कहते हैं? चिकनी मिट्टी को। सीमेंट बना 1773 जी। सीमेंट में 1773, कांच के भट्टी का 1673। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने के कारण वायु में खराब? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के साथ सीमेंट को मिलाने पर यह जल अवशोषित कर कुछ समय बाद कठोर ठोस में बदल जाते, इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। सही है, सीमेंट का जमना एक जल योजन प्रक्रिया है। बिल्कुल, जल के कारण जल के मिलाने पर जमता है, इसीलिए इसे जल योजन प्रक्रिया हम कहते हैं। दोनों कथन सही है। पोर्टलैंड सीमेंट किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट। फेरस नहीं रहता है, सोडियम नहीं रहता है, रहता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कैल्शियम एल्यूमिनियम, बाकी और कुछ नहीं। सामान्य कांच, सामान्य कांच का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? डी नंबर ना, यही होगा, लेकिन सिलिकॉन कितना रहता है, ये मिस हो गया है, ठीक है ना। सबसे सटीक आंसर यही है, हमको लगता है 6 मिस कर गया देना, 6 होगा, 6 सिलिका जुड़ा होता है, सही कर लीजिएगा। कांच में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ तीनों ना, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू। कांच निर्माण हेतु सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बालू को तैयार किए गए मिश्रण को क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। कांच निर्माण तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बालू के मिश्रण को भट्ठी में 1673 केल्विन गर्म करते हैं। कांच किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, इसी का मिश्रण है। कांच तैयार करने वाले भट्ठी से कौन गैस बाहर निकलता है? कार्बन डाई ऑक्साइड भट्ठी से बाहर निकलता है। भट्ठी से प्राप्त कांच द्रव रूप में प्राप्त होता है, जिसमें कांच की विभिन्न वस्तुओं को निर्मित कर उसका शीतलन किया जाता है। बिल्कुल सही है, भट्ठी से प्राप्त कांच को पहले शीतलन कर फिर कांच की वस्तु, गलती है, जब शीतलन यानी ठंडा कर लेंगे तो फिर वस्तु बनाएंगे जी, पहले वस्तु को बनाकर तब ठंडा करते हैं। केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर कांच का शीतलन तीव्र गति से कराया जाए तो कांच निर्मित वस्तुएं भंगुर हो जाती है, सही है। अगर कांच का शीतलन मध्यम गति से कराया जाए तो कांच निर्मित वस्तुएं अपारदर्शी हो जाती है, बिल्कुल सही है। कांच निर्मित वस्तुओं को मध्यम एवं समान गति से शीतलन कराया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिलीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में किस कांच को मृदु कांच कहते हैं? सॉफ्ट कांच यानी क्या? सोडा कांच, सॉफ्ट कांच। निम्नलिखित में कौन सोडा कांच का गुण नहीं है? यह सबसे सस्ता सर्वनिष्ठ कांच है, यह भंगुर होता, सही है। ताप में एकाएक परिवर्तनों के फलस्वरूप यह कांच में दरारें पड़ जाती, सही है। रासायनिक पदार्थों से सुगमता पूर्वक ये अद्भुत झिलमिलाहट प्रदर्शित नहीं करता है। अद्भुत झिलमिलाहट सीसा क्रिस्टल कांच प्रदर्शित करता है, सीसा क्रिस्टल कांच। कठोर कांच, कठोर कांच के संबंध में कौन सा कथन सही? यह कांच पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर को संगलित यानी मिलाकर बनाया जाता है, सही है। यह कांच अम्ल के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, बिल्कुल अम्ल के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, सही है। कठोर कांच के संबंध में दोनों कथन। निम्नलिखित में किस कांच का अपवर्तनांक काफी ज्यादा होता है? सीसा क्रिस्टल कांच, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सीसा क्रिस्टल कांच का होता है, और यही आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न करने वाला कांच है। सीसा क्रिस्टल कांच के निर्माण में पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और बालू के मिश्रण को भट्ठी में गर्म किया जाता है। निम्नलिखित किस कांच को बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं? पायरेक्स कांच को। किसको? पायरेक्स कांच में बोरेक्स मिलाया जाता है, इसी कारण इसे बोरोसिलिकेट कांच कहते हैं। प्रयोगशाला उपकरण, फार्मास्यूटिकल पात्र आदि का निर्माण किस कांच से? पायरेक्स कांच से, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म करने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में किस कांच की रासायनिक चिर अस्थायित्व यानी कि ड्यूरेबिलिटी तथा थर्मल शॉक रेसिस्टेंस क्षमता अधिक होता है? तो ये पायरेक्स कांच का। किसका? पायरेक्स कांच का। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, ये सब बनता है किसका? प्रकाशीय कांच का।
प्रकाशीय कांच साधारण कांच ही है, लेकिन प्रकाशीय कांच ऐसा कांच है जिसको बनाने में रत्ती भर भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। रत्ती भर समझते हैं ना, थोड़ा सा मुगल काल की भाषा है। 420 किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक कांच धूप में काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की जगह सिल्वर क्लोराइड भी आप उत्तर में दे सकते हैं। मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है, सिल्वर क्लोराइड है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? बोरेक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच। रेसा कांच, रेसा कांच में क्या होता है कि प्लेटिनम होता है, और प्लेटिनम में क्या होते हैं? कई छिद्र। प्लेटिनम में ये देख रहे हैं, ये है आपका प्लेटिनम का बर्तन, और इसमें जो है द्रव कांच डायरेक्ट डाला जाता है और सीधा इससे क्या कर लिया जाता है? खींच लिया जाता है। यानी कांच की पतली पतली रेसे के समान संरचना, इसे क्या कहते हैं? रेसा कांच। रेसा कांच बनाने के लिए भट्ठी से लिक्विड कांच निकाला जाता है। अब प्लेटिनम का बर्तन जिसमें सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं उससे नीचे गिराया जाता है। रेसा के समान कांच गिरता है और उसे गिरते समय ही ठंडा कर लिया जाता है, और ऐसे कांच को रेसा कांच कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कांच अद्भुत उष्मारोधी होता है? यही रेसा कांच है। रेसा कांच को क्या कहते हैं? ग्लास वुल भी कहते हैं। ग्लास वुल को रेसा कांच कहते हैं। प्रकाशिक कांच बनाने के लिए निम्न किस प्रकार के कांच का? प्रकाशिक कांच बनाने के लिए प्रकाशिक कांच, ये प्रकाशिक कांच क्या है? ये प्रकाशिक यंत्र होगा जी। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए कौन कांच? फ्लिंट कांच होगा। प्रकाशिक यंत्र जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब बनाने में कौन कांच? फ्लिंट कांच। इलेक्ट्रिक बल्ब, हाँ, फ्लिंट कांच। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? कांच। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कांच को क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है। क्लियर हो गया? अगला क्लास में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन कराएंगे। पीरियोडिक टेबल का वीडियो देख लीजिएगा सब। कल संडे है, कल पीरियोडिक टेबल का सब लोग वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्लास में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन कराएंगे। ओके। और मेटल में बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इसीलिए कि बहुत पूछा जाता है, और आपके नोट में जितना भी क्वेश्चन है ना, लगभग 70% क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। 30% ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा जो एनसीईआरटी बुक्स के साथ शामिल होगा, नहीं तो लगभग 70% क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन के साथ।